नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको झारखंड टेट, सीटेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं झारखंड में पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और उसके डेट भी अनाउंस हो चुके हैं। तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसे काफ़ी कह सकते हैं कि ज़ोर शोर से जारी रखिए और अपने समय को आप ज़्यादा पढ़ाई में ही लगाइए। और आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो उस पर एनसीईआरटी काफ़ी ज़रूरी होती है, उसके बुक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो मेरा वीडियो है रहता है, ये जो मेरा चैनल है वो सिर्फ एनसीईआरटी सोशल साइंस पर ही रहता है। तो मैं एनसीईआरटी से ही नोट्स, वो भी कक्षा 6 to 12 के नोट्स के साथ आपको पढ़ाती हूँ, जो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है ऐतिहासिक काल के बारे में। जब भी आप ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो आप कहाँ से आरंभ करेंगे, तो आप उसे 3 भाग में बांट सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने अपने पिछले वीडियो में पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये जानें कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में कोई लिखित हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं उस समय के जो मनुष्य थे वो आदि मानव थे। आप एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि आदि मानव, तो वो क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो साक्ष्य तो हमें ये मिला है जैसे कि भीमबेटका की गुफा है, तो वहाँ पर चित्र बने हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ना तो लिखी हुई कोई वस्तु मिली है जिसे हम पढ़ पाए, तो ना लिखा हुआ है और ना ही उसे पढ़ने की ज़रूरत है। आधि ऐतिहासिक में लिखा तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, और इसमें आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैंने अपने एक वीडियो में प्रागैतिहासिक काल को भी पढ़ा दिया है, तीनों कालखंड को पढ़ा दिया है, ठीक है। मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सभी को हमने पढ़ा दिया है। आधि ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता आता है, जिसमें साक्ष्य तो है, लिखा हुआ तो है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। तो इसे भी मैंने करा दिया है। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। ऐतिहासिक काल के बारे में हम जानेंगे, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसे कह सकते हैं 3 भागों में बांटा गया है। पहले आता है आपका पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक में क्या आता है, तो आपका सिक्का आता है जिसे हम आज पढ़ेंगे, और अभिलेख भी आता है। और विदेशी में आप समझ सकते हैं कि जितने भी विदेशी आते हैं, फायान, हेनसांग, एटिशिंग, ये सब चीन के रहते हैं, कुछ अरब यात्री आते हैं, कुछ भिन्न भिन्न देशों से आते हैं। तो उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो साहित्य की रचना की है, वो सभी इसमें आते हैं, ठीक है। फिर अब साहित्यिक में कर सकते हैं कि धार्मिक और गैर धार्मिक आते हैं। धार्मिक में ब्राह्मण हो गए, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, और गैर ब्राह्मण में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये नोट करें कि यहाँ पर आपको ब्राह्मण धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में मैं नहीं पढ़ाऊँगी। हमें पढ़ना क्या है, तो इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में जिस पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म से जिस पुस्तकों के बारे में जानकारी है, हम उसे पढ़ेंगे, ना कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते। इतना तो आपका कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गया, बेस आप समझ चुके हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे और उसको आरंभ कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, जो कि ऐतिहासिक काल के बारे में है। यहाँ पर क्या है कि हमें साक्ष्य भी मिला है और हमने उसे पढ़ा भी है, ठीक है। वेद, उपनिषद, वेदांत, ये सभी इसी में आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक स्रोत है, वो सभी उसमें आता है पहला सिक्का। तो आज हम सिक्के को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसे मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स,
न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं इसको, और इसका मतलब होता है सिक्का अध्ययन। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि ये साक्ष्य स्रोत है, तो सबसे पहले सभ्यता कहाँ से हमने जाना, पुरातत्व कह सकते हैं कि आदि मानव ने जो हमारा प्रागैतिहासिक है उसमें तो मनुष्य को सिक्के की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें सिक्के उन्हें हमें मिले भी नहीं है, और हमने उसे कह सकते हैं कि हम उनके बारे में जानकारी नहीं है। फिर हम आते हैं आदि ऐतिहासिक, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आती है ना। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप सीक्वेंस को याद कर लें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आता है मौर्य, यूनानी। देखिए सीक्वेंस जो है, ऐसा नहीं है कि सिंधु के बाद सीधे मौर्य आ गया, ऐसा नहीं है। कई सारे राज्य हुए, उन्होंने कई सारे राज्यों पर राज किया, लेकिन ये जो सीक्वेंस है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी है। ठीक है, तो पहले आप सिंधु को, फिर मौर्य आते हैं, फिर यूनानी, जिसे हम क्या कहते हैं आप बताएं। यूनानियों को हम इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं, इंडो ग्रीक कहते हैं। ठीक है, इनके बाद कुषाण आते हैं, फिर गुप्त, सातवाहन। ठीक है, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह, मुगल काल आ जाता है। तो इतने सारे राजा रहते हैं, इतने सारे साम्राज्य रहता है, उनके समय में कौन कौन से सिक्के आरंभ होते हैं हम जानेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आप जानते हैं मिट्टी के सिक्के मिले हैं, जिसे क्या कहते हैं, टेरा कोटा कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के सिक्के, देखिए पूछा कैसे जाता है कि सिंधु घाटी में कौन से सिक्के मिले हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि मिट्टी के सिक्के, टेराकोटा के सिक्के किस काल के हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। ठीक है, अब मौर्य है, तो मौर्य में क्या आता है आपका, आहत सिक्के। मतलब 3 तरह के सिक्के हैं मौर्य काल में, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के और पर्ण। तो आहत सिक्के किसे कहते हैं कि इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, और इसको बनाते कैसे हैं, तो इसे भारी दबाव से, है ना, प्रेशर से इस पर छाप को उकेरा जाता है। तो आप समझ सकते हैं आहत सिक्के पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, बल्कि उस पर आकृति बनी हुई होती है। और आकृति जो बनाते हैं आप, तो एक कर सकते हैं कि काफ़ी बल, जोर देकर, प्रेशर देकर इसका निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम आहत सिक्का रखा गया है। पंचमार्क में पंच धातु का कर सकते हैं कि मिश्रण रहता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पंचमार्क हो गया। पंच जो रहता है उसमें चांदी का अंश रहता है। ठीक है, तो मौर्य काल में आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का और पर्ण, ये 3 तरह के सिक्कों का कर सकते हैं प्रचलन था, हमें इसके स्रोत मिले हैं। यूनानी, तो यूनानी को ही हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक कहा गया। इन्होंने सोने का सिक्का चलाया। और देखिए एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, सबसे पहले किसने सोने का सिक्का जारी किया। तो हम क्या होते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ सिक्कों के बारे में यहाँ पर आपको सारे नोट्स बनाकर, सारे एक जगह मैंने इसे इकट्ठा करके आपके लिए नोट्स बनाया है, ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले सोने का जो सिक्का जारी किया वो किया यूनानियों ने, इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कुषाण, इन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन कुषाणों ने सबसे शुद्ध प्योर सोने के सिक्के जारी किए। तो आपके पास 2 सवाल होते हैं कि सबसे पहले सोने के सिक्के और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो सबसे पहले किसने, हिंद यूनानियों ने, और सबसे शुद्ध कुषाण ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनके बाद गुप्तों का, तो इन्होंने काफ़ी सारे सिक्के जारी किए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किया गुप्त काल में। गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए। देखिए ऐसा कहा गया कि इनके समय में ना सोने का खदान इन्हें मिल गया था, इसलिए इन्होंने काफ़ी सारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी कर दिए। शुद्धता के नहीं है, सबसे ज़्यादा इन्होंने
ठीक है, सर्वाधिक सोने का सिक्का इन्होंने जारी किया। अब देखिए क्या होता है कि जब इनका जो कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था थी वो जब पतन के काल में हो जाती है, स्कंद गुप्त के समय में, ठीक है, गुप्त साम्राज्य पतन की ओर था, तो स्कंद गुप्त ने काफ़ी सारे अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। फिर आता है चांदी का, शुद्ध शुद्ध चांदी का जो सिक्का जारी किया वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किया था। देखिए इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे राजाओं के नाम में चंद्रगुप्त आपको मिलेंगे, सॉरी विक्रमादित्य आपको मिलेंगे। तो विक्रमादित्य कह सकते हैं कि एक तरह से उपाधि थी, टाइटल कह सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो शुद्ध चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया और अशुद्ध सोने के सिक्के स्कंद गुप्त ने जारी किया, ठीक है। और साथ में समुद्रगुप्त आता है, उसने क्या किया कि मयूर, मोर, मोर होता है ना, तो सिक्के पर मोर की आकृति किसने जारी किया, तो समुद्रगुप्त ने। और साथ में कौड़ी, आप जानते हैं समुद्र से सीप, कौड़ी, मोती, शंख ये सब मिलते हैं, तो उसमें से आपने कौड़ी भी देखा होगा। तो कौड़ी का जो सिक्का रहता है उसे भी समुद्रगुप्त ने ही आरंभ करवाया था। और काफ़ी सारे सर्वाधिक प्रकार के सिक्के का प्रचलन होता है आपके गुप्त काल में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कर सकते हैं गुप्त तक आपने जान लिया। अब आता है इसके बारे में, देखिए अब क्या होता है ना कि जो समुद्रगुप्त रहता है, मैंने कहा इन्होंने मोर के आकृति के सिक्के जारी किए हैं ना, और कौड़ी के, और इसे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, क्योंकि कह सकते हैं कि बिहार इनके नाना के घर रहता है, और लिच्छवी इनकी लिच्छवी वंश में इनकी माँ का जन्म होता है, तो इसे लिच्छवी दोहित्र, मतलब लिच्छवी के नाते ऐसा हम कहते हैं ना, तो लिच्छवी दोहित्र इसे कहा गया है, किसे, समुद्रगुप्त को, आप इसे भी याद रखें। फिर आता है सातवाहन काल, तो इन्होंने शीशे के सिक्के को जारी किया, ठीक है। सातवाहन के बाद आता है आपका हुमायूं, तो हुमायूं ने एक दिन का जब उसे शासन मिलता है तो उसने चमड़े का सिक्का जारी किया। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शीशे का सिक्का किसने जारी किया, चमड़े के सिक्के किसने जारी किए, तो चमड़े का सिक्का जारी करता है आपका हुमायूं, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। हुमायूं चमड़े का सिक्का जारी करता है, शीशा सातवाहन के द्वारा। उसके बाद आता है शेरशाह सूरी, आप जानते हैं बिहार राज्य का यह रहता है ना, इसने काफ़ी अच्छी शासन प्रणाली स्थापित की थी, जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया। तो इसने ना 3 तरह के सिक्के जारी किए, दाम, रुपया और असरफी, ठीक है। गरीब लोगों के लिए दाम रहता है, जो कि किसका बना रहता है, तांबे का, गरीब लोगों के लिए तांबे का दाम, उसका नाम था दाम। और जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनके लिए रुपया, मध्यम वर्ग के लिए रुपया जो रहता था आपका चांदी का, अमीर लोग तो इनके लिए सोने का, उसका नाम था असरफी, ठीक है, नाम था असरफी, ठीक है। और रुपया तो आप जानते हैं आज भी हमारे भारत में रुपया का प्रचलन है, तो इसने किसने चलाया, तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है, जो कि हुमायूं को हटाकर ये आता है। देखिए क्या होता है ना, हुमायूं ने कभी बाढ़ नहीं देखा था, हुमायूं जो रहता है वो कभी बाढ़ नहीं देख रहा था, तो शेरशाह ने उसे युद्ध को ना टाल कर रखा, और जब बाढ़ आया तो उसने शेरशाह ने युद्ध को आरंभ कर दिया, ठीक है। और इनके पास रहते हैं हुमायूं के पास हाथी, तो हाथी क्या होता है, जब वो पानी को गिर जाता है, उठने में उन्हें काफ़ी देर लगता है, सारी सेना इनकी तहस नहस हो जाती है और हुमायूं जो है वो हार जाता है। तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे जब हम मुग़ल काल को पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप ये बताइए, ये जो हमारा सेक्शन है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत, उसमें हमने आज पढ़ा सिक्का के बारे में, काफ़ी सारे काल के बारे में हमने जाना, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुग़ल काल तक किस तरह से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के,
सल्तनत काल में भी आता है, इल्तुतमिश ने टंका और जीतल चलाया था। ठीक है, चांदी और टंका और जीतल चलाया था। लेकिन ये जो सारे हैं ना, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के। तो आप जो है कॉन्सेप्ट आपका इतने से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा सिक्कों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।